स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं इथोलॉजी के पार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी या व्यवहारिकी की अवधारणाएं। कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी के अंदर हम इथोलॉजी के अनेक कॉन्सेप्ट का अध्ययन करते हैं। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स एक्शन पैटर्न, कॉन्सेप्ट ऑफ साइन स्टिमुलस का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स एक्शन पैटर्न। इसे स्थायी क्रिया की अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। प्राणियों के द्वारा सहज अर्थात जन्मजात या जाति विशिष्ट स्थायी प्रकार के जो व्यवहार प्रदर्शित किए जाते हैं, ये व्यवहार अस्थायी क्रियाक्रम की अवधारणा के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। जन्मजात यानी इनेट या इंस्टिंक्टिव, या इसे सामान्य तौर से हम इनबॉर्न कहते हैं। तो ये व्यवहार एक जाति के सदस्यों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसकी जाति विशेषता के अनुरूप स्थानांतरित होते हैं। इसलिए इन्हें फिक्स्ड प्रकार के व्यवहार कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक जाति के जंतुओं के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं और विशिष्ट व्यवहार होते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसलिए इन्हें इनेट, इंस्टिंक्टिव या इनबॉर्न या सहज या जन्मजात व्यवहार कहा जाता है। चूँकि ये फिक्स्ड प्रकार के हैं, इसलिए इन्हें फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के अंतर्गत पढ़ा जाता है या स्थायी क्रिया की अवधारणा के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इस प्रकार के व्यवहार जंतुओं के द्वारा बिना किसी पूर्व अनुमान या अनुभव अथवा ज्ञान के स्वतः ही निष्पादित किए जाते हैं। अर्थात इसमें किसी अनुमान या अनुभव की आवश्यकता नहीं होती, चूँकि ये जन्मजात होते हैं या जाति विशिष्ट होते हैं और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इन व्यवहारों को रूढ़ व्यवहार भी कहा जाता है, जिसमें अनुचलन, प्रतिवर्ती क्रियाएं, अधिगम व जन्मजात या सहज व्यवहार सम्मिलित किए जाते हैं। इनके उदाहरण जैसे हम देखें, मकड़ी के द्वारा जाला बुनना, पक्षियों द्वारा पैतृक रक्षण करना, दर्जी चिड़िया के द्वारा घोंसले का निर्माण करना आदि जंतुओं में जो व्यवहार देखे जाते हैं, ये सभी व्यवहार बिना पूर्व अनुमान के पूर्ण किए जाते हैं। अर्थात ये व्यवहार इन जातियों की विशेषता के कारण है या जाति विशिष्ट व्यवहार होते हैं। क्योंकि जैसे मकड़ी के द्वारा जाला बुनना, ये इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। इसी प्रकार से पक्षियों में पेरेंटल रक्षण है या पेरेंटल केयर है, जिसे हम पैतृक रक्षण के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से जैसे दर्जी चिड़िया या टेलर बर्ड के द्वारा नेस्ट का निर्माण करना, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्पीसीज स्पेसिफिक बिहेव के रूप में स्थानांतरित होते हैं। जो व्यवहार जंतु के द्वारा अनुभव से अर्जित किए जाते हैं, उन्हें हम एक्वायर्ड व्यवहार या अर्जित व्यवहार के नाम से जानते हैं। क्योंकि इनमें जंतु को अनुभव की आवश्यकता होती है, इसलिए अर्जित व्यवहार कहा जाता है। मानव द्वारा ध्वनि का उत्पादन करना सहज जन्मजात व्यवहार है, परंतु भाषा का ज्ञान सीखने से ही होता है। इसलिए हम भाषा के ज्ञान को सीखना का जो व्यवहार है उसे हम अर्जित व्यवहार कहेंगे। मगर उसके द्वारा जो ध्वनि उत्पादित की जाती है, वो उसका सहज या जन्मजात या फिक्स प्रकार का व्यवहार कहलाता है। लॉरेंस तथा निकोटिजन वर्जन FAP को समझाने वाले इथोलॉजिस्ट थे।
इन इथोलॉजिस्ट ने व्यवहारिक या उदाहरणों के ऊपर अनेक प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए। चूँकि हम जानते हैं कि लॉरेंज को इकोलॉजी के आधुनिक पितामह के नाम में जाना जाता है या फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी के रूप में जाना जाता है। साथ साथ हमने निकोटिन वर्जन को पढ़ा है। निकोटिन वर्जन ने भी लॉरेंज के जो एक्सपेरिमेंट थे उनको आगे बढ़ाया। इन्होंने अनेक जंतुओं के ऊपर या अनेक एनिमल्स के ऊपर अध्ययन किए, जैसे गिलहरियों द्वारा खाद्य सामग्री का खाना व शेष सामग्री को फर्श के ऊपर दबाने की प्रवृत्ति रोडेंट्स में सामान्यतः पाया जाता है। गिलहरी में सामान्यतः पाया जाता है कि जितनी सामग्री ये खाते हैं उसको खाते हैं, मगर शेष जो सामग्री बच जाती है उस सामग्री को ये फर्श के नीचे दबाने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। तो ये जो व्यवहार है ये सामान्यतः स्पीसी प्रकार का है या इनबोरन बिहेव है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामान्यतः स्थानांतरित होता है। तो इस प्रकार के व्यवहार को हम फिक्स एक्शन पैटर्न के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे ग्रे लेग गूज। इस पक्षी के घोंसले से या इसके नेस्ट से बाहर जब अंडे निकल जाते हैं, जब इसके द्वारा इनक्यूब किया जाता है, तो जो अंडे नेस्ट से बाहर निकल जाते हैं तो उनको ये अपने बीक या चोंच के अंदरूनी भाग से रोल करके वापस घोंसले में लेकर आती है। तो ये जो बिहेव इस जंतु के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ये भी फिक्स एक्शन पैटर्न या स्थायी क्रियाकरी की अवधारणा के अंतर्गत पढ़ा जाता है। लॉरेंज इथोलॉजिस्ट कहते हैं कि जंतु एफईपी का प्रदर्शित करके ऐसा महसूस करता है कि वो अपने टेंशन को रिलीज करता है या दिमागी तनाव को कम करता है, या इसे हम इन वैको रिलीज के नाम से जानते हैं। यानी लॉरेंज बेसिकली कहते हैं कि एफईपी जैसे जंतुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या स्थायी क्रियाक्रम की अवधारणा प्रदर्शित की जाती है या इनके द्वारा जो जन्मजात बिहेव प्रदर्शित किया जाता है, तो इससे जंतु अपने टेंशन को रिलीज करता है या तनाव मुक्त हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि एफईपी के प्रदर्शन में इवोल्यूशनरी फोर्स या उद्दीविकाशीय जो बल होते हैं उनका कोई प्रभाव देखने में नहीं आया। इथोलॉजिस्ट ने बताया कि इवोल्यूशनरी जो प्रभाव होते हैं उद्विकाशीय या इनके विकास के दौरान या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के विकास के अंदर जो प्रभाव देखे जाते हैं उनका जंतु के सहज व्यवहार पर या जन्मजात व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात एफईपी के पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट हम व्यवहार लेते हैं या व्यवहार की जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साइन स्टिमुलस, जिन्हें चिन्ह उद्दीपन के अवधारणा के नाम से पढ़ा जाता है। ये इथोलॉजी का ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसमें जंतु किसी चिन्ह किसी साइन के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है या व्यवहार को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे कॉन्सेप्ट ऑफ साइन स्टिमुलस कहा जाता है या चिन्ह उद्दीपन की धारणा कहा जाता है। किसी विशिष्ट चिन्ह जैसे रंग, आकार, आकृति आदि से उद्दीपन प्राप्त कर जाति विशिष्ट या सरल या एफईपी को जब प्रदर्शित किया जाता है तो इसे हम चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा कहते हैं। साइन स्टिमुलस में जो व्यवहार प्रदर्शित किए जाते हैं वो एफईपी प्रकार के होते हैं या एक प्रकार के जन्मजात प्रकार के व्यवहार होते हैं। कॉर्नाल्ड लॉरेंज के अनुसार विशिष्ट चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा हो विशिष्ट चिन्ह उद्दीपन की आवश्यकता होती है स्थायी क्रियाक्रम की अभिव्यक्ति हेतु या एफईपी को प्रदर्शित करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। कॉर्नाल्ड लॉरेंज मानते हैं कि चिन्ह उद्दीपन की धारणा या व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए या इसको अभिव्यक्त करने के लिए एक विशिष्ट या स्पेसिफिक साइन की आवश्यकता होती है।
इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि जैसे हैरिंगल या हैरिंग घुमरों के नाम से जाने वाले पक्षी के शिशु जब अपनी मदर या जनक से भोजन प्राप्त करते हैं तो ये देखा जाता है कि हैरिंगल के शिशु या चूजे मदर की बीक या चोंच के ऊपर उपस्थित रेड स्पॉट को जब थपथपाते हैं या लाल रंग के धब्बे को जब थपथपाते हैं तो मदर के द्वारा भोजन प्रोवाइड कराया जाता है। चूँकि ये व्यवहार भी एक प्रकार का एफईपी प्रकार का व्यवहार है या जन्मजात प्रकार का व्यवहार है। चूँकि मदर की बीक में उपस्थित रेड स्पॉट है, इसको चूजे के द्वारा जब थपथपाया जाता है तो मदर के द्वारा भोजन चूजों को प्रोवाइड किया जाता है। इसको अध्ययन करने के लिए इथोलॉजिस्ट ने ये देखा कि जब अलग अलग रंग की बीक, अलग अलग रंग के स्पॉट की जब बीक बनाई गई या अनेक बीक कार्डबोर्ड के द्वारा बनाई गई, जिसके ऊपर जो रेड स्पॉट था उसको कहीं पर रेड स्पॉट, कहीं पर येलो, ब्लैक या अदर जो कलर थे उनके द्वारा स्पॉट को बनाया गया, तो सामान्यतः ये देखा गया कि चूज़ों के द्वारा मोस्टली रेड स्पॉट को ज़्यादा टैपिंग किया जाता है या अधिक रेड स्पॉट को थपथपाया जाता है। तो इससे ये स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि पक्षी रेड स्पॉट को थपथपा करके भोजन प्राप्त करते हैं या चूजे रेड स्पॉट को थपथपा करके भोजन को प्राप्त करते हैं, और मदर भी सामान्यतः रेड स्पॉट को थपथपाने पर ही शिशुओं को भोजन प्राप्त कराती है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक फिक्स एक्शन प्रकार का व्यवहार है या स्थायी क्रियाक्रम का व्यवहार है या इनबोर्न व्यवहार है, मगर यहाँ पर साइन के रूप में या चिन्ह के रूप में रेड स्पॉट है और इस रेड स्पॉट को ही थपथपाया जाता है और इसी से भोजन जंतुओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं मछलियों में मेल स्टिकल बैग या नर स्टिकल बैग मछली की सीमा रक्षण में उग्र व्यवहार का लेते हैं हम कि नर स्टिकल बैग सामान्यतः प्रजनन काल में या सामान्यतः इसको देखा जाता है कि ये अपने टेरिटरी या अपनी सीमा के अंदर दूसरे स्टिकल बैग मेल को देखती है तो ये उग्र व्यवहार उसके प्रति प्रदर्शित करती है। ये अपनी सीमा के अंदर दूसरे स्टिकल बैग मेल को आने के लिए रोकती है या उसके प्रति उग्र व्यवहार प्रदर्शित करती है। ये भी सामान्यतः हम विभिन्न प्रकार के मॉडल से हम देख सकते हैं कि जब मेल स्टिकल बैग पर के सामने अलग अलग प्रकार के मॉडल रखे जाते हैं तो मेल स्टिकल बैग सबसे अधिक उग्र व्यवहार रेड कलर की बेली या ऐसी मॉडल के अगेंस्ट व्यवहार प्रदर्शित करती है जिसका बेली का रंग रेड होता है। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि प्रजनन काल में मेल स्टिकल बैग की बेली का कलर रेड हो जाता है और इस ड्यूरेशन में जब दूसरा मेल इस क्षेत्र में या इस सीमा में आता है तो ये इस रेड बेली कलर के मेल के अगेंस्ट उग्र व्यवहार को ये प्रदर्शित करती है। और जब मॉडल भी अगर रेड कलर के रख दिए जाते हैं या रेड बेली के कलर के रख दिए जाते हैं तो उनके अगेंस्ट भी जंतु के द्वारा उग्र व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मेल स्टिकल बैग के द्वारा सीमा रक्षण के लिए जो व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है ये भी एक एफईपी प्रकार का व्यवहार है, मगर ये यहाँ पर भी चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है क्योंकि रेड कलर है, ये एक चिन्ह की तरह कार्य करता है और इस कलर के अगेंस्ट जंतु अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हम लेते हैं ऑडिटरी साइन स्टिमुलस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली हम देखते हैं कि जंतु आवाज़ के प्रति या चीख पुकार के प्रति जब जंतु के द्वारा व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है इसको हम श्रवण चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा के नाम से जानते हैं या ऑडिटरी साइन स्टिमुलस के नाम से जानते हैं।
टर्की हैन का एक एग्जाम्पल लिया गया है। इसके चूजे को जब किसी ग्लास के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और जब ये चीख पुकार करता है तो इसकी आवाज़ मदर तक नहीं पहुंचती है। आवाज़ नहीं पहुंचती है तो टर्की हैन इसको बचाने का कार्य या बचाने के लिए कोई व्यवहार प्रदर्शित नहीं करती। मगर जैसे ही खुले में चूजा जब आवाज़ करता है या चीख पुकार करता है तो मदर सामान्यतः अपने चूजे को बचाने का कार्य करती है। मगर जब ग्लास के बने हुए बॉक्स में जब चूजे को बंद कर दिया जाता है और ये भोजन के लिए अपनी चीख पुकार करता है तो मदर के द्वारा चूँकि उस आवाज़ को सुना नहीं जाता है या उसको सुनाई नहीं देती, इसलिए वो उसको बचाने का कार्य नहीं करती। तो जंतु की चीख पुकार के अगेंस्ट जब जंतु के द्वारा व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम ऑडिटरी साइन स्टिमुलस के अंतर्गत पढ़ते हैं या श्रवण चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से व्यवहार लेते हैं हम रासायनिक उद्दीपन की अवधारणा। इस अवधारणा में हम बेसिकली पढ़ते हैं कि किसी केमिकल के अगेंस्ट किसी सुगंध या किसी गंध के विरुद्ध जब जंतु के द्वारा व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है उसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल स्टिमुलस की अवधारणा के अंतर्गत पढ़ते हैं या रासायनिक उद्दीपन की अवधारणा के अंतर्गत पढ़ते हैं। फ्री वैज्ञानिक थे या इथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि श्रमिक मधुमक्खी मानव के पसीने की गंध के प्रति व्यवहार प्रदर्शित करती हैं या मानव के पसीने की गंध को देख करके मानव को डंक मारने का कार्य करती हैं। इसी प्रकार से कीटों के द्वारा विशिष्ट सुगंध या गंध के कारण फूलों की ओर आकर्षित होते हुए हमने देखा है, या हम कह सकते हैं कि फूलों की ओर कीट उनकी विशिष्ट गंध के कारण आकर्षित होते हैं। चूँकि इन दोनों एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि विशिष्ट रासायनिक पदार्थ या विशिष्ट रसायन पदार्थ की सुगंध से उद्दीपन प्राप्त कर जंतु इस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो हमने आज मुख्य रूप से इथोलॉजी के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कुछ कॉन्सेप्ट का अध्ययन किया है। आगे हम देखेंगे अन्य कॉन्सेप्ट। थैंक यू।